जरा एक ऐसे खेल के बारे में सोचिए जो एक छोटे से लकड़ी के बोर्ड पर खेला जाता है। मतलब देखने में वो बहुत ही साधारण सा लगता है, बस कुछ काले और सफेद पत्थर होते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल। वो गो खेल है ना। हाँ वही। और आपको पता है, इस खेल में बोर्ड पर संभावित चालों की जो कुल संख्या है वो अ, इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद परमाणुओं की संख्या से भी अधिक है। सच में ये तथ्य हमेशा दिमाग चकरा देता है। मतलब ब्रह्मांड के परमाणुओं से भी ज्यादा। बिल्कुल। और दशकों तक दुनिया भर के कंप्यूटर वैज्ञानिकों को लगता था कि कोई भी मशीन कभी भी इस खेल में किसी इंसान को नहीं हरा सकती। उनका मानना था कि इसके लिए इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान चाहिए जो सिर्फ इंसानों के पास होता है। लेकिन फिर एक दिन मशीन ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हाँ, एक मशीन ने एक ऐसी चाल चली जिसे चाल 37 कहा गया। उस एक चाल ने न केवल उस खेल के हजारों सालों के इतिहास को पलट दिया, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम गूगल डीप माइंड पर आधारित डॉक्यूमेंट्री द थिंकिंग गेम की पूरी ट्रांसक्रिप्ट के जरिए एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो उम्मीद वीडियो गेम खेलने से शुरू होकर मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक क्रांति में बदल गई। आज का हमारा विषय है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम संक्षेप में AGI कहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और शुरुआत करने के लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि जब हम AGI या सामान्य बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है। क्योंकि अब तक दुनिया ने जो AI देखा है वो नैरो AI है। मतलब जो किसी एक काम में बहुत तेज होता है। बिल्कुल, वो किसी एक विशिष्ट कार्य में अत्यधिक कुशल होता है, जैसे शतरंज खेलना, भाषा का अनुवाद करना या तस्वीरों में चेहरों को पहचानना। लेकिन अगर आप उस शतरंज खेलने वाले AI से कहें कि चलो टिक टैक तो खेलते हैं, तो वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। अरे वाह, मतलब वो सिर्फ अपने ही दायरे में काम कर सकता है। हाँ, और AGI का लक्ष्य इससे एकदम अलग है। AGI का लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली विकसित करना है जो एक इंसान की तरह ही दुनिया को समझ सके। एक इंसान की तरह, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, एक ऐसा सिस्टम जिसे अगर किसी भी नई और अनजानी समस्या के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वो खुद से उस समस्या के नियम सीख सके और उसका समाधान निकाल सके। और गूगल डीप माइंड की पूरी कहानी इसी एक असाधारण लक्ष्य को हासिल करने की कहानी है। और आपको पता है, इस पूरी यात्रा की जड़ें एक बहुत ही अनोखे और व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ी हैं। डॉक्यूमेंट्री में डीप माइंड के संस्थापक डेमिस हसाबिस के बचपन का एक वाकया है। वो लिक्टेनस्टीन वाले चेस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। जब डेमिस केवल 12 साल के थे तब वे पहाड़ों के बीच उस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में खेल रहे थे। उनका मुकाबला एक पूर्व डेनिश चैंपियन से था जो उम्र और अनुभव दोनों में उनसे कहीं बड़े थे। और वो मैच कोई सामान्य मैच नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। वो लगातार 10 घंटे तक चला था। मतलब 10 घंटे तक एक ही बोर्ड पर दिमाग लगाना, अत्यधिक मानसिक और शारीरिक थकान के कारण एक समय ऐसा आया जब 12 वर्षीय डेमिस का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। उन्हें लगा कि हार पक्की है और उसी हताशा में उन्होंने मैच को ड्रॉ करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और ठीक उसी क्षण एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उनके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि मैच समाप्त होने के बाद उनके प्रतिद्वंदी ने हंसते हुए उन्हें बोर्ड की स्थिति समझाई। हाँ, उसने बताया कि वो मैच तो वैसे भी ड्रॉ ही होने वाला था। बिल्कुल। और उस क्षण की हताशा केवल एक गेम हारने की हताशा नहीं थी। उस विशाल हॉल में बैठे हुए डेमिस ने चारों ओर देखा। वहां दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन और कुशाग्र दिमाग मौजूद थे। और वो सब सिर्फ एक बोर्ड गेम खेल रहे थे। हाँ, वे अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा, अपना पूरा जीवन केवल एक शून्य योग या जीरो सम बोर्ड गेम पर खर्च कर रहे थे। उस दृश्य ने उनके मन में एक बहुत गहरा सवाल खड़ा किया कि अगर इन सबको मिला दिया जाए तो क्या होगा। बिल्कुल, अगर इन सभी सैकड़ों प्रतिभाशाली दिमागों की बौद्धिक क्षमता को एक साथ जोड़ा जा सके तो क्या उस सामूहिक बुद्धिमत्ता का उपयोग कैंसर जैसी जटिल बीमारियों का इलाज खोजने या जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को सुलझाने में नहीं किया जा सकता? क्या बात है। मतलब ये केवल शतरंज छोड़ने का विचार नहीं था, ये तो बुद्धिमत्ता की कार्य प्रणाली को डिकोड करने की शुरुआत थी। इसके बाद की कहानी एक गेमिंग कंपनी बुलफ्रॉग की ओर मुड़ती है। हाँ, जहां उन्होंने थीम पार्क गेम बनाया था। सही कहा। 90s के दशक में डेमिस ने थीम पार्क नाम का एक वीडियो गेम विकसित किया जो बहुत बड़ी सफलता बना था। लेकिन इस गेम की सबसे बड़ी खासियत इसके भीतर काम करने वाला AI था।
क्योंकि आमतौर पर गेम्स में जो कंप्यूटर कैरेक्टर होते हैं वो पहले से लिखे गए कोड का पालन करते हैं, है ना? बिल्कुल। अगर खिलाड़ी ये करे तो कंप्यूटर ये करेगा, ऐसा ही होता है। लेकिन थीम पार्क में ऐसा नहीं था। उसमें स्वायत्त या ऑटोनॉमस व्यवहार को शामिल किया गया था। हाँ, और इस स्वायत्त व्यवहार का तंत्र समझना बहुत दिलचस्प है। गेम में खिलाड़ी को अपना एक अम्यूजमेंट पार्क बनाना होता था। और उसमें रोलर कोस्टर होते थे। हाँ, अगर खिलाड़ी किसी बहुत ही खतरनाक या तेज घूमने वाले रोलर कोस्टर के ठीक बाहर एक खाने पीने की दुकान खोल दे, तो एआई के पात्र रोलर कोस्टर से उतरने के बाद खाना खाते और फिर बीमार महसूस करने लगते थे। अरे बाप रे! मतलब वो गेम के अंदर सच में रिएक्ट कर रहे थे। बिल्कुल, वे गेम के रास्ते पर उल्टी कर देते थे और अगर खिलाड़ी ने उस गंदगी को साफ करने के लिए पर्याप्त सफाई कर्मियों को काम पर नहीं रखा है, तो उस गंदगी को देखकर पार्क में आए अन्य लोग भी बीमार पड़ने लगते थे। मतलब ये सब अपने आप हो रहा था, किसी ने इसका कोड नहीं लिखा था? बिल्कुल नहीं, ये कोई ऐसा दृश्य नहीं था जिसे किसी प्रोग्रामर ने लाइन बाय लाइन कोड किया हो। ये उस गेम के भीतर के पर्यावरण और एआई के बीच होने वाली प्रतिक्रियाओं का एक स्वाभाविक परिणाम था, जिसे इमर्जेंट बिहेवियर कहते हैं। मशीन अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद फैसले ले रही थी और मुझे लगता है यही वो नींव थी जिस पर डीप माइंड का निर्माण हुआ। हाँ, और जब डीप माइंड की स्थापना हुई तो उन्होंने एक बहुत ही असामान्य निर्णय लिया। उस समय सिलिकॉन वैली में एक चलन था, एक ऐप बनाओ, उसे तेजी से लोकप्रिय करो और फिर किसी बड़ी कंपनी को बेचकर बाहर निकल जाओ। हाँ, वो बनाओ और बेचो वाला कल्चर। बिल्कुल, लेकिन डीप माइंड के संस्थापकों ने इस अल्पकालिक दृष्टिकोण को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने लंदन में ही रहकर एक दीर्घकालिक रिसर्च लैब स्थापित करने का फैसला किया। उनका विजन एक नया मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू करने जैसा था। लेकिन भौतिकी के लिए नहीं, बल्कि एआई के लिए। सही कहा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने 2 अलग-अलग तकनीकी क्षेत्रों का संगम किया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और डीप लर्निंग। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं तो कल्पना करें कि एक नवजात बच्चे को एक कमरे में छोड़ दिया गया है। उसे भौतिकी के नियम नहीं पता, उसे नहीं पता कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। हाँ, वो बस अपने हाथ पैर मारता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो किसी खिलौने को पकड़ता है तो उसे एक खुशी या रिवॉर्ड का एहसास होता है। इसी तरह डीप माइंड ने अपने इस नए एआई को प्रशिक्षित करने के लिए पुराने अटारी गेम्स का उपयोग किया। उन्होंने एआई को ब्रेकआउट नाम का गेम दिया, जिसमें वो गेंद से ईंटें तोड़नी होती हैं। हाँ वही। इसमें कोई नियम नहीं समझाए गए। एआई को यह भी नहीं बताया गया कि स्क्रीन पर जो पिक्सेल्स हैं वो क्या दर्शाते हैं। उसे सिर्फ 2 चीजें दी गईं, स्क्रीन का दृश्य और स्कोर। निर्देश केवल इतना था कि स्कोर बढ़ाओ। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को एंड टू एंड लर्निंग का नाम दिया गया। शुरुआत में जब एआई ने खेलना शुरू किया तो वो बिल्कुल बेतरतीब तरीके से खेल रहा था। मतलब कुछ भी कर रहा था और बार बार हार रहा था। हाँ, लेकिन चूंकि हर हार और जीत से वो अपना आंतरिक गणित बदल रहा था, इसलिए कुछ ही घंटों के प्रशिक्षण के बाद वो एक विशेषज्ञ इंसान की तरह खेलने लगा। अरे वाह! और असली चमत्कार प्रशिक्षण के 4थे घंटे में हुआ। मशीन ने एक ऐसी रणनीति खोजी जो उसे किसी इंसान ने नहीं सिखाई थी। एआई ने ये पहचान लिया कि अगर वो गेंद को दीवार के एक किनारे पर मार मारकर एक सुरंग बना दे तो गेंद दीवार के पीछे चली जाएगी और बिना किसी मेहनत के लगातार स्कोर बढ़ाती रहेगी। बिल्कुल, मशीन ने दीर्घकालिक लाभ के लिए रणनीति बनाना सीख लिया था। ये तो सच में एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी, क्योंकि एक ही एल्गोरिथम बिना किसी बदलाव के कई अलग अलग गेम्स में विशेषज्ञ बन रहा था। लेकिन अटारी गेम्स की एक सीमा थी, है ना? हाँ, उनके नियम बहुत सरल थे। बिल्कुल, पर्यावरण सीमित था। एजीआई के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मशीन को कुछ ऐसा सीखना था जो तर्क और गणित से परे हो। उसे अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन सीखना था। और इसी खोज ने डीप माइंड को गो खेल की ओर मोड़ा, जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था। हाँ, क्योंकि गो केवल गणनाओं का खेल नहीं है, ये पैटर्न पहचानने और महसूस करने का खेल है। पारंपरिक एआई सिस्टम जैसे कि आईबीएम का डीप ब्लू, जिसने गैरी कैस्परोव को शतरंज में हराया था, वो ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते थे। मतलब वो आगे की लाखों चालों का हिसाब लगा लेते थे। बिल्कुल, लेकिन गो में इतने अधिक विकल्प होते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भी सभी चालों की गणना नहीं कर सकता। गो खेलने वाले इंसान अक्सर ये नहीं बता पाते कि उन्होंने कोई विशिष्ट चाल क्यों चली,
वे बस कहते हैं कि ये चाल सही महसूस हो रही थी। तो डीप माइंड को एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ा जो इंसान की तरह महसूस कर सके। हाँ, और फिर उन्होंने अल्फागो का निर्माण किया और उसे गो के महानतम खिलाड़ियों में से एक ली सेडोल के खिलाफ उतारा। और उस ऐतिहासिक मुकाबले का दूसरा गेम तो विज्ञान के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी गेम में चाल 37 चली गई थी। हाँ, वो पल जब सब हैरान रह गए थे। बिल्कुल। जब अल्फागो ने वो चाल चली तो वहां मौजूद सभी विशेषज्ञ कमेंटेटर्स को लगा कि मशीन से कोई तकनीकी गड़बड़ी हो गई है। इंसान के दृष्टिकोण से वो चाल बिल्कुल अर्थहीन थी। हजारों सालों के इतिहास में किसी भी इंसान ने वैसी चाल नहीं चली थी। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, ये साफ हो गया कि वो कोई गलती नहीं थी। हाँ, वह मशीन की एक सोची समझी रचनात्मक रणनीति थी जिसने पूरे बोर्ड के परिदृश्य को ही बदल दिया। बाद में जब नेटवर्क का विश्लेषण हुआ तो पता चला कि किसी इंसान द्वारा उस चाल को चलने की संभावना 10,000 में से केवल एक थी। मतलब मशीन ने सच में मानव ज्ञान की सीमाओं को पार कर लिया था। और इस एक घटना का वैश्विक प्रभाव बहुत गहरा था। चीन के लिए ये एक स्पुतनिक मोमेंट था। स्पुतनिक मोमेंट मतलब वो अंतरिक्ष की दौड़ वाला। हाँ, जिस तरह 1950 के दशक में सोवियत संघ के स्पुतनिक सैटेलाइट ने अमेरिका को झकझोर दिया था, उसी तरह अल्फागो की इस जीत ने चीन और पूरी दुनिया को यह एहसास करा दिया कि एआई ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। और इसके तुरंत बाद वैश्विक स्तर पर एआई की दौड़ शुरू हो गई। लेकिन डीप माइंड की टीम इस सफलता पर रुकने वाली नहीं थी। अल्फागो ने जो कुछ भी सीखा था वो इंसानों द्वारा खेले गए लाखों गेम्स के डेटा पर आधारित था, है ना? हाँ, उसमें कहीं ना कहीं इंसानी पूर्वाग्रह या बायस शामिल थे। बिल्कुल। इसे दूर करने के लिए उन्होंने अल्फा जीरो बनाया। इस नए सिस्टम को इंसानों का कोई डेटा नहीं दिया गया। इसे केवल शतरंज के बुनियादी नियम बताए गए और छोड़ दिया गया। इस दृष्टिकोण को टेबुला रासा या कोरी स्लेट कहा जाता है। और इसकी कार्यप्रणाली और भी अधिक विस्मयकारी थी। उसने केवल खुद के खिलाफ खेलकर सीखना शुरू किया। सुबह के समय वो बिल्कुल बेतरतीब चालें चल रहा था, मतलब एकदम नौसिखिए की तरह। हाँ, लेकिन हर गेम के बाद वो अपनी न्यूरल नेटवर्क को अपडेट करता रहा, बिना किसी बाहरी मदद के। सिर्फ अपने अनुभव से सीखते हुए रात के खाने के समय तक वो शतरंज के इतिहास का सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी बन चुका था। सिर्फ एक दिन में? बाप रे! हाँ, उसने इंसानों द्वारा सदियों में विकसित की गई रणनीतियों को कुछ ही घंटों में खुद खोज निकाला और कई नई रणनीतियां भी ईजाद की। इसने ये सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमत्ता केवल मानव मस्तिष्क की जागीर नहीं है। लेकिन यहां पर मेरे मन में एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। देखिए, शतरंज हो या गो, ये सभी अंततः बोर्ड गेम्स हैं। इन खेलों में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब सब कुछ सामने होता है। हाँ, दोनों खिलाड़ियों को पूरा बोर्ड साफ साफ दिखाई देता है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता। लेकिन वास्तविक दुनिया तो ऐसी नहीं है ना। वास्तविक दुनिया अस्त व्यस्त है, नियम बदलते रहते हैं और जानकारी हमेशा अधूरी होती है। तो क्या एक एल्गोरिथम उस दुनिया को समझ सकता है जहां सब कुछ अप्रत्याशित हो? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और सच कहूं तो ये एजीआई की राह में सबसे बड़ी वैचारिक बाधा थी। एक नियंत्रित बोर्ड गेम में माहिर होना एक बात है, लेकिन अधूरी जानकारी वाले परिदृश्य में निर्णय लेना बिल्कुल अलग। तो इसका समाधान कैसे निकाला उन्होंने? इसी चुनौती का सामना करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं ने अपना ध्यान स्टारक्राफ्ट 2 नामक एक बेहद जटिल वीडियो गेम की ओर लगाया। ये गेम शतरंज से पूरी तरह अलग है। इसमें इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन या फॉग ऑफ वॉर होता है। मतलब खिलाड़ी को ये नहीं पता होता कि मैप के दूसरे हिस्से में उसका प्रतिद्वंदी क्या कर रहा है। बिल्कुल। और इसके अलावा ये कोई टर्न बेस्ड खेल भी नहीं है जहां एक खिलाड़ी अपनी चाल चलने के बाद दूसरे का इंतजार करे। हाँ, इसमें तो सब कुछ रियल टाइम में होता है। सटीक रूप से। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पेशेवर स्टारक्राफ्ट खिलाड़ी खेल के दौरान प्रति मिनट लगभग 800 क्लिक्स करता है। 800 क्लिक्स एक मिनट में? हाँ, और एआई को न केवल इतनी तेज गति से निर्णय लेने थे, बल्कि उसे ये भी सीखना था कि कैसे जासूसी की जाए, कैसे प्रतिद्वंदी को धोखा दिया जाए और लंबी अवधि के लिए संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए। स्टारक्राफ्ट जैसे खेल एजीआई के लिए महज मनोरंजन नहीं थे। वो तो असली दुनिया की ट्रेनिंग बन गए थे। हाँ, वे सिम्युलेटेड ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुके थे। और जब डीप माइंड के नए एआई अल्फा स्टार ने इस खेल में भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसानी खिलाड़ियों को हरा दिया, तो एक नई और गंभीर चिंता ने जन्म लिया। और वो चिंता बहुत स्वाभाविक थी।
मतलब जब एक मशीन एक जटिल युद्ध आधारित सिमुलेशन में इंसानी प्रोफेशनल्स को चकमा दे सकती है, धोखेबाजी कर सकती है और इतनी तेज गति से उन्हें हरा सकती है, तो ये तकनीक केवल विज्ञान की प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रह जाती। बिल्कुल, ये एक संभावित हथियार बन जाती है। हाँ, डॉक्यूमेंट्री में इस पूरी यात्रा की तुलना 1940 के दशक के मैनहट्टन प्रोजेक्ट से की गई है। और ये तुलना बहुत सटीक भी है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने भौतिकी के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व खोज की थी, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास बहुत बाद में हुआ कि उन्होंने मानवता के हाथों में अपने ही विनाश का साधन सौंप दिया है। एजीआई के साथ भी यही दुविधा जुड़ी हुई है ना? बिल्कुल, एक ऐसी बुद्धिमत्ता का निर्माण जो ऑटोनोमस हथियारों को संचालित कर सके या जो इंसानों की समझने की क्षमता से कहीं अधिक गति से साइबर युद्ध लड़ सके। ये अब केवल विज्ञान कथाओं का डर नहीं है, बल्कि वास्तविक खतरे हैं। इसी कारण से मुझे याद है जब 2014 में गूगल ने डीप माइंड को 400 मिलियन पाउंड में खरीदा था, तो एक बहुत ही सख्त शर्त रखी गई थी। ये साफ कर दिया गया था कि डीप माइंड की तकनीक का उपयोग कभी भी सैन्य उद्देश्यों या बड़े पैमाने पर सर्विलेंस के लिए नहीं किया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी भी था। हाँ, सिलिकॉन वैली का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र रहा है, तेजी से बढ़ो और चीजें तोड़ो, मतलब मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। एक सोशल मीडिया ऐप के संदर्भ में ये ठीक हो सकता है, लेकिन जब बात एजीआई की हो तो यह दृष्टिकोण विनाशकारी साबित हो सकता है। बिल्कुल, आप एक सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम के साथ प्रयोग करते हुए चीजें तोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। हाँ, क्योंकि उसके परिणाम तो बदले ही नहीं जा सकते। अगर हम सोचें तो ये ऐसा है कि अगर दुनिया की सभी सरकारों को एक ईमेल आए कि एक बेहद उन्नत एलियन सभ्यता अगले कुछ ही वर्षों में धरती पर आने वाली है, तो दुनिया का क्या रिएक्शन होगा? अरे बाप रे, तब तो सारे देश अपने विवाद भूलकर आपातकालीन बैठकें बुलाएंगे। बिल्कुल, पूरी मानवता हाई अलर्ट पर होगी। एजीआई का आना बिल्कुल वैसा ही है। ये धरती पर एक नई, अकल्पनीय और हमसे कहीं अधिक कुशाग्र बुद्धिमत्ता का अवतरण है। फिर भी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि वैश्विक स्तर पर वो समन्वय और गंभीरता दिखाई क्यों नहीं देती जिसकी आवश्यकता है। वर्तमान में सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि टर्मिनेटर जैसे रोबोट सड़कों पर आ जाएंगे। तो असली खतरा क्या है? खतरा ये है कि इस तकनीक का उपयोग भ्रामक सूचनाओं या डिसइंफॉर्मेशन को फैलाने और समाज में ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए किया जा सकता है। तकनीक स्वयं हमेशा तटस्थ होती है। ये समाज की संरचना है जो ये तय करती है कि उसका उपयोग कैसे किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इन सभी चिंताओं और हथियारों के डर के बीच यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पूरी तकनीक के सबसे सकारात्मक पहलू को सामने लाता है। हाँ, जब उन्होंने अपना ध्यान बायोलॉजी की तरफ लगाया। हाँ, डीप माइंड ने अपनी इस एआई शक्ति को युद्ध या सर्विलांस की ओर मोड़ने के बजाय जीव विज्ञान की एक ऐसी पहेली को सुलझाने में लगा दिया जो पिछले 50 वर्षों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई थी। वो समस्या थी प्रोटीन फोल्डिंग। और प्रोटीन फोल्डिंग की समस्या को समझे बिना जीव विज्ञान को समझना लगभग असंभव है। हमारे शरीर के हर काम के पीछे प्रोटीन का हाथ होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड की एक साधारण 1D श्रृंखला से बनते हैं, लेकिन अपना काम करने के लिए उन्हें मुड़ना पड़ता है ना? बिल्कुल, ये श्रृंखला एक बहुत ही जटिल 3D संरचना में मुड़ती है या फोल्ड होती है। ये ताले और चांदी के तंत्र की तरह है। प्रोटीन का आकार ही यह तय करता है कि वो शरीर में किस कोशिका के साथ कैसे जुड़ेगा। और अगर वो गलत तरीके से मुड़ जाए तो? अगर प्रोटीन गलत तरीके से फोल्ड हो जाए तो अल्जाइमर या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। और अगर हम ये समझ लें कि प्रोटीन कैसे फोल्ड होते हैं, तो हम ऐसी दवाइयां बना सकते हैं जो सीधे बीमारियों के मूल कारण पर वार करें। या फिर ऐसे एंजाइम बना सकते हैं जो पर्यावरण से प्लास्टिक को नष्ट कर सकें। लेकिन समस्या ये थी कि अमीनो एसिड की एक श्रृंखला अरबों खरबों तरीकों से मुड़ सकती है। लैब के अंदर एक अकेले प्रोटीन की सटीक 3D संरचना का पता लगाने में वैज्ञानिकों को वर्षों लग जाते थे। हाँ, और बहुत सारा पैसा भी खर्च होता था। बिल्कुल। इस समस्या को सुलझाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक कैस्प या CASP नाम की एक वैश्विक प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, जिसे प्रोटीन फोल्डिंग का ओलंपिक माना जाता था। तो डीप माइंड ने तय किया कि उनका AI इस चुनौती को स्वीकार करेगा। लेकिन शुरुआत में उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था। विज्ञान ने उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया। उनकी पहली कोशिश, जिसे अल्फा फोल्ड 1 कहा गया, वो पूरी तरह फेल हो गई। हाँ, डॉक्यूमेंट्री में वो डायलॉग है ना, आप अपनी सारी बेहतरीन एल्गोरिथम समस्या पर फेंकते हैं और समस्या आप पर हंसती है।
बिल्कुल। कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने सोचा था कि बायोलॉजी भी गो या शतरंज की तरह सिर्फ एक डेटा की समस्या है कि ढेर सारा डेटा डालो और एआई पैटर्न पहचान लेगा। लेकिन जीव विज्ञान केवल डेटा नहीं है, तो फिर क्या है? ये भौतिकी है। इसमें परमाणुओं के बीच का खिंचाव, कोण और 3D स्पेस के नियम शामिल होते हैं। केवल डेटा से ये पहेली नहीं सुलझने वाली थी। और ये असफलता पूरी टीम के लिए एक हार्ड रीसेट के समान थी। फिर कोविड का समय आ गया, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। हाँ, सब कुछ रुक सा गया था। लेकिन उसी एकांत और ठहराव के दौरान डीप माइंड के शोधकर्ताओं ने एक स्ट्राइक टीम बनाई। उन्होंने अपनी पूरी अप्रोच बदल दी और डेटा पाइपलाइन को फिर से लिख दिया। इस बार उन्होंने मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर केवल सीक्वेंस नहीं, बल्कि भौतिकी के नियमों को भी शामिल किया। और इस बदलाव का परिणाम विज्ञान के इतिहास के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक साबित हुआ। बिल्कुल। जब कैस 14 का आयोजन हुआ तो नए अल्फाफोल्ड ने कमाल ही कर दिया। हाँ, उसने उस समस्या को लगभग हल कर दिया जिसे आधी सदी से असंभव माना जा रहा था। जीव विज्ञान की दुनिया स्तब्ध रह गई थी। जिस एक प्रोटीन संरचना को खोजने में पहले एक शोधकर्ता के जीवन के कई साल लग जाते थे, अल्फाफोल्ड ने कुछ ही सेकंड में उसकी सटीक भविष्यवाणी कर दी। और उसकी एक्यूरेसी तो बिल्कुल लैब में किए गए भौतिक प्रयोगों के बराबर थी। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो यह है कि डीप माइंड ने इस तकनीक का किया क्या? हाँ, उन्होंने इसे छिपा कर नहीं रखा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे किसी तिजोरी में बंद करके नहीं रखा, न ही किसी दवा कंपनी को अरबों डॉलर में बेचा। इसके बजाय उन्होंने लगभग 200 मिलियन प्रोटीन संरचनाओं का एक विशाल डेटाबेस, जो विज्ञान को ज्ञात लगभग हर प्रोटीन को कवर करता है, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल मुफ्त में रिलीज कर दिया। ये तो सच में मानवता के लिए एक ऐसा उपहार था जिसने रातों रात दुनिया भर के जैविक शोध को दशकों आगे धकेल लिया। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि एआई का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या है वो स्वरूप? यह केवल एक सॉफ्टवेयर या कोई सामान्य चैटबॉट नहीं है। यह वैज्ञानिक खोज की गति को कई गुना बढ़ाने वाला एक इंजन है। अल्फाफोल्ड की सफलता ये साबित करती है कि जब एआई का उपयोग मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसके परिणाम हमारी कल्पना से भी परे हो सकते हैं। सच में, अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये यात्रा वास्तव में अचंभित करने वाली है। 12 साल के एक बच्चे के शतरंज के गेम से शुरू होकर अटारी गेम्स के छोटे पिक्सल्स को समझने, फिर ब्रह्मांड के परमाणुओं से भी जटिल बोर्ड गेम में अपनी रचनात्मकता दिखाने, और अंत में मानव जीवन के सबसे बुनियादी ब्लॉक्स यानी प्रोटीन के रहस्य को डिकोड करने तक। एक बहुत ही लंबा और शानदार सफर। हाँ, ये यात्रा दर्शाती है कि एजीआई अब कोई विज्ञान कथा या दूर का सपना नहीं है। जानकारों का मानना है कि 18 से 24 महीनों की गति से हमारी तरफ बढ़ रहा है। ये एक वास्तविकता है जो आकार ले रही है। और यही वास्तविकता हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की ओर भी ले जाती है। अब तकनीकी चुनौती ये नहीं रह गई है कि एक मशीन को कितना बुद्धिमान बनाया जा सकता। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे जटिल चुनौती है अलाइनमेंट। मानवीय मूल्यों, नैतिकता और समझ को उस मशीन के मूल कोड में इस तरह पिरोना कि वो हमेशा मानवता के हित में ही काम करे। बिल्कुल सही कहा। और इसी बात पर इस चर्चा का अंत करते हुए मेरे मन में एक ऐसा विचार आता है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। मान लीजिए अगर कल को एक परिपूर्ण एजीआई बन जाता है और हम उसका अंतिम लक्ष्य इंसानों को खुश रखना तय कर देते हैं, तो वो मशीन खुशी को कैसे परिभाषित करेगी? ये बहुत गहरा सवाल है ना? एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान खुद इस बात पर सहमत नहीं हो सकते कि खुशी क्या है, जहां अलग अलग संस्कृतियों और पीढ़ियों की नैतिकता की परिभाषाएं आपस में टकराती हैं, वहां हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानवीय भावनाओं का सही अर्थ कैसे सिखाएंगे? शायद अंत में हमारी सबसे बड़ी चुनौती एक दोष रहित तकनीक का निर्माण करना नहीं है, बल्कि खुद को और इंसान होने के वास्तविक अर्थ को समझना है। बहुत ही विचारणीय बात कही आपने। इसी गहरे विचार के साथ सोचने और समझने का यह सिलसिला श्रोताओं के लिए आगे भी जारी रहना चाहिए।